मनी सप्लाई का मतलब होता है कि आपकी एक इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है। एक्चुअल में एक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इसे कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो इस पर नजर बनाए रखता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके ग्रोथ को भी हैम्पर करता है। सो मनी सप्लाई जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके यूनिट 1 का पहला लेक्चर है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जब भी आरबीआई, अब जब मनी सप्लाई की बात आती है तो मान लीजिए इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। तो आरबीआई देखता है कि भाई हमारे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसने कुछ अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए हैं, जैसे M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, है ना। ये 4 टर्म दिए हुए हैं और इस 4 टर्म में हम अपने इवेंट टोटल मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो 4 टर्म है M1, M2, M3, M4, इसमें किस तरीके से इनका यूज करके हम मनी सप्लाई देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले M1 की बात करेंगे। तो जब भी आपको M1 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि आपकी पब्लिक के पास कितनी करेंसी है। ये हमारा M1 हो गया। इसका मतलब ये है कि करेंसी विथ पब्लिक, यानी हम आप जैसे लोगों के पास कितनी मात्रा में करेंसी है। अब इसमें आप नोट्स भी देख सकते हो या क्वाइन भी देख सकते हो, है ना। तो करेंसी यानी हमारे हाथ में कितना पैसा है जिसे हम जब चाहे तुरंत यूज कर लें। लिक्विड मनी हो, लिक्विड मनी वह होती है जिसे आप इमीडिएट यूज कर सकते हो। तो हमारे पास लिक्विड मनी कितना है वो हम आएंगे यहाँ पे करेंसी विथ पब्लिक में। सेकेंड आता है डिमांड डिपॉजिट, डीडी। डीडी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा पैसा है जो आपने अपने पास तो नहीं रखा है, बैंक में रखा है, और लेकिन अगर बैंक से आप मांगेंगे तो बैंक आपको इमीडिएट वो चीज उपलब्ध करवा देगा, वो पैसा उपलब्ध करवा देगा। वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। अब आप सोचोगे कि यार इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें एक आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आपने रखा है वो आ जाएगा। और दूसरा आता है करंट अकाउंट। दूसरा आता है करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा आपने रखा और करंट अकाउंट में जो पैसा रखा है ये आपकी डिमांड डिपॉजिट में आ जाएगा, है ना। जो ऐसा डिपॉजिट जो डिमांड करने के बाद तुरंत आपको उपलब्ध करा दिया जाए। और तीसरा है ओडी यानी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में हम कुछ ऐसे पैसे को कैलकुलेट करते हैं जो कि बैंक्स के पास एक्स्ट्रा है और वो आरबीआई में जमा कर देते हैं, है ना। तो वो पैसे ओडी में कैलकुलेट किए जाते हैं, इनकी मात्रा कम होती है। बट ये जो है ये हमारे करेंसी का मेन पार्ट है, यानी हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसमें इनका एक बड़ा रोल होता है। तो आपने M1 को समझा। आते हैं M2 पे। अगर M2 की बात करें, बेसिकली M2 में हम M1 को ले लेते हैं और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस में ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आज के समय में आप देखोगे पोस्ट ऑफिस उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन जब ये मनी सप्लाई के लिए मेजर तैयार किया गया था उस समय पोस्ट ऑफिस का बहुत ज्यादा बोलबाला था। हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो गांवों का देश है और उस समय गांव में हर जगह पोस्ट ऑफिस पहुंचती थी। बैंक यानी बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ करता था, और अगर जब बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था तो लोगों के पास ऑप्शन होता था पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना। उस समय पोस्ट ऑफिस भी आपसे जो जमा है वो स्वीकार करती थी, और वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट यहां पर भी आप ओपन कर सकते थे। तो ये वाला पैसा यानी इसके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा है वो आपके M2 में शामिल कर लिया जाता था। तो M2 भी आप समझ गए। अगर आप बात करें M3 में क्या आता है, तो M3 में M1 आता है प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। इसको समझने का प्रयास करते हैं। M1 तो आपने समझ लिया क्योंकि पहले स्लाइड में हमने आपको बता दिया था। तो M1 के अलावा टाइम डिपॉजिट इसमें आता है। अब आप सोचोगे टाइम डिपॉजिट क्या होता है। एक ऐसा डिपॉजिट जिसमें टाइम हमेशा मैटर करता हो। एग्जाम्पल के रूप में आप बैंक के पास जाते हो और बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं आपके पास रखना चाह रहा हूं। तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है, कितने दिन तक के लिए आप रखना चाह रहे हो। आपने बोला सर 1 साल के लिए रखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर दो। तो 1 ईयर के लिए अगर आप जमा कर रहे हो तो बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास प्लान है, आप एफडी कर लो, हम आपको 7% ब्याज देंगे। 7% पर एनम के हिसाब से ब्याज दे देंगे और आप 1 लाख रुपए एफडी करके हमारे पास रख दो। बट आप ये बताते हो कि भाई मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास मेरी 25,000 रुपए सैलरी है और मुश्किल से मैं 2,000 रुपए 3,000 रुपए बचा पाता हूं हर महीने, और मैं चाहता हूं वो बैंक में मैं जमा करूं। तो बैंक बोलेगा कि ठीक है आपके पास मेरे पास एक अच्छा आपके लिए एक अच्छा विकल्प उपलब्ध है जो कि आरडी के नाम से है। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। और आप आरडी में ये 2,000 रुपए जो आप सेविंग कर रहे हो ना, 2,000 रुपए पर मंथ आप इसे जमा करो। 2,000 रुपए पर मंथ आप जमा करो और मैं इतना ब्याज आपको इसमें भी दे दूंगा, 7% ब्याज मैं इसमें भी दे दूंगा। तो जब भी टाइम डिपॉजिट की बात आ रही है तो आप देखोगे अगर एफडी कर रहा है इसमें भी टाइम मैटर करता है, और अगर आरडी किया जा रहा है तो भी टाइम मैटर करता है। एफडी में क्या होता है एक बार में पैसा जमा कर रहे हो, और आरडी में क्या होता है हर महीने में आप पैसा जमा कर रहे हो। दोनों में मेन अंतर आपने समझ लिया।
और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम डिपॉजिट में ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो M3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आरबीआई है सबसे ज्यादा इसी का यूज करती है। आरबीआई सबसे ज्यादा इसी का यूज करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आरबीआई अप्लाई करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है M3 का। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसीलिए इसे बोला जाता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास मनी सप्लाई है वो कवर हो गई है ना, तो ये ब्रॉड मनी है। और M1 की बात करें तो M1 को नैरो मनी बोला जाता है, लिख देता हूं, M1 को बोला जाता है नैरो मनी। M1 को नैरो मनी बोला जाता है, यानी यह जो पैसा है इसका आरबीआई डायरेक्ट यूज तो नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तो कभी भी हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। लेकिन M3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। और ये आपके पास एक लास्ट बचता है मेजरमेंट, वो होता है M4। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को ले लेते हैं, इसमें कुछ अदर डिपॉजिट भी आते हैं, उनको भी हम ले लेते हैं, बट मेनली पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट लिया जाता है। अब ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें भी वही जो एफडी होता है, जो पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करते हो और जो आरडी करते हो, जैसे मैंने बैंकिंग सिस्टम में बताया, वो चीजें यहाँ पर भी शामिल कर ली जाती है, जिसमें टाइम मैटर करता है ना। और इस तरीके से आप देखोगे सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड अगर कोई है, यही है लीस्ट लिक्विड। लीस्ट लिक्विड मतलब तरलता बहुत कम होती है, तरलता इसमें ना के बराबर होती है, और ये आपका M4 है। तो इस तरीके से मनी सप्लाई में आपने सारी चीजें कवर कर ली।